आज की कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। चलिए मैं सीधे आपको ले चलता हूं अपने टॉपिक पर। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज का विषय हमारा है सौरमंडल। इसी पर कुछ प्रश्न करेंगे आप लोगों से, प्रश्न और जवाब का सिलसिला चलेगा। आप लोग पढ़ाया तो गया इससे पहले सौरमंडल को है, कई बार पढ़ाया गया है। एक बार आप लोगों से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पुनः आप लोगों का स्वागत है। चांदनी, स्वाति, सपना और प्रतिभा, कुसुम, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। चलिए पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा विषय आज है, इस पर हम प्रश्न और चर्चा हम लोग करेंगे, मुख्य रूप से सोलर सिस्टम को लेकर के। और चलिए, तो सूर्य के बारे में मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? कोई बता दे। आवाज हमारी आ रही है? चलिए ठीक। मुख्य रूप से प्रश्न मेरा यह था कि जो आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जो सृष्टि बनी है, इसको लेकर के एक सिद्धांत आया था जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। और इसके जो जन्मदाता थे, जिन्होंने सिद्धांत दिया था, उनको लेमेतेयर के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षा में सीधे पूछा है बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन थे। इसका जवाब क्या देंगे आप? जॉर्ज लेमेतेयर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। और इसी बिग बैंग थ्योरी से एक गार्ड तत्व जो होता है, गार्ड पार्टिकल, जिसको लोबोसान कहते हैं भाषा में, विज्ञान भाषा में कहा गया। क्या है नाम? जॉर्ज लेमेतेयर ने ये सिद्धांत दिया था। और मुख्य सबसे मान्य सिद्धांत बहुत सारे दिए गए, लेकिन सबसे मान्य सिद्धांत जो अब तक है आपका, इन्हीं का सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। इसी को महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जॉर्ज लेमेतेयर ने जो है सिद्धांत दिया था। चलिए, तो बहुत सारे आपके जो बिग बैंग थ्योरी का मतलब गार्ड पार्टिकल जो था, गार्ड तत्व था, उसी से पूरा आपका सृष्टि का निर्माण होता है। और इसी सृष्टि के निर्माण में आपका, इसी निर्माण के तहत आपके सूरज का भी निर्माण होता है। एक कहते हैं लोग, एक नेबुला था। नेबुला का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के गैसों और जो है छोटे छोटे तत्वों पदार्थों का एक समूह बना, बाद में एक महाविस्फोट उसी में होता है। विस्फोट के बाद आपका सूरज का निर्माण होता है। सारे तत्व इकट्ठा होने लगते हैं धीरे धीरे। और खास करके सूरज का निर्माण दो तत्वों से हुआ है। आप जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। सूरज के निर्माण में जो है मुख्य रूप से दो गैसें जिम्मेदार है। खास करके हाइड्रोजन और हीलियम, दो भारी जो हल्की गैसें थी, इकट्ठा होने लगती हैं और एक डिस्क बन जाता है। बाद में आप लोग जानते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन बम की जो थ्योरी होती है, संयोजन, एक क्या बोलते हैं, एक जो होती है कि हाइड्रोजन बम में और जो है परमाणु बम जो थ्योरी बनती है, इसे क्या बोलते हैं? परमाणु बम का बताया सिद्धांत कौन सा है? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की जो थ्योरी काम करती है यहाँ पे, उसी थ्योरी के तहत जो है कि सूरज में एक बड़े पैमाने पर वहां पे एक संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है और परिणाम होता है कि वहां पे विस्फोट होता है, प्रकाश और किरणें वहां से निकलती है, उसके अंदर आकर्षण पैदा होता है। भाई कहीं से आवाज बराबर आ रही है। तो इस तरह से जो है सूरज का जो है अस्तित्व सूरज में आता है। और इसी प्रक्रिया के तहत सूरज के अगल बगल के जो तत्व थे, भाई आवाज कहाँ से आ रही है? लगातार है आवाज भी टिक टाइम वाली आ रही है। तो इसी प्रक्रिया के तहत
इसी प्रक्रिया के तहत आपका जो क्या होता है, सूरज का निर्माण होता है। सूरज का निर्माण, सूरज के अगल बगल के तत्व जो थे, जो छोटे गैसों के रूप में या थोड़ा सा ठोस द्रव के रूप में घूम रहे थे, वो भी इकट्ठा होने लगते हैं और इकट्ठा होकर के ही आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, आपके ग्रह उपग्रह का निर्माण होता है और अभी भी अंतरिक्ष निर्माण की प्रक्रिया में ही है। कौन आ गया भाई, देख लो उसको मैं। चलिए, तो इस तरह से सौर मंडल जो आपका है, ये सौर मंडल मतलब सौर परिवार का निर्माण होता है। चलिए, अब मुख्य रूप से जो प्रश्न हमको आपसे करने हैं, मैं सीधे उसी पे आता हूँ, लौटता हूँ। तो आपके मुख्य रूप से जो, मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है ना? मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है? मिल रही देखिए, है। मुख्य रूप सौर मंडल जो पढ़ना आपको है, भाई किसी के यहाँ से आवाज आ रही है लगातार, कोई पता लिखेगा आवाज किसके यहाँ से आ रही है? जरा कोई इसको देखे, जिसका स्क्रीन लगातार आ रहा होगा, आवाज दिखा रही हो, किसकी यहाँ से आवाज आ रही है, तो अपना माइक सही कर ले हो। अगर कोई व्यक्ति इस कान में लीड लगाया होगा तो वहां से भी आवाज इस तरह कभी कभी आती है, तो लीड निकाल दे, पर लीड बाहर कर ले हो, कनेक्शन कारण कभी कभी आवाज इस तरह। सिर्फ कुसुम जी का माइक ऑफ है, ऑन है और सभी लोगों का ऑफ है। तो अपना माइक ऑन ऑफ कर लीजिए, तो कुसुम अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, तो हाई जो जो चीजें यहाँ पे थी, मुख्य रूप से जो आपका सौरमंडल का निर्माण होता है, देखिए मुख्य रूप से 3 चीजें आपको जानना है यहाँ से। मुख्य रूप से जो सौरमंडल में प्रश्न आपके आते हैं, देखिए, एक तारा है, सूरज एक स्टार है, फोन करने वाले भी परेशान करते हैं। हेलो, अभी मैं आपसे बात करूंगा 1 घंटे बाद, भी मैं क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे बाद बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तारा समझना आपको, स्टार किसे कहते हैं, एक उसके बाद ग्रह, देखिए आपके 8 ग्रह जो आपके हैं, बुध से लेकर के शुक्र, आपके वरुण तक जो है 8 ग्रह आपके, इनको याद रखना है। उसके बाद उपग्रहों को थोड़ा समझना आपको है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा आपका है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इन चीजों को थोड़ा समझना आपको है, मतलब किसको उपग्रह, किसको ग्रह, किसको क्या कहेंगे आप, जो इन चीजों को समझना है। तो और इसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, जो आप जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, यहाँ इसके बीच में जो लगातार चक्कर मारते रहते हैं, थोड़ा सा इनको देखना आपको है। और पृथ्वी की गतियां और बाकी गतियां, कौन कितना क्या करता है, इन्हीं चीजों के बारे में प्रश्न आपके यहाँ पूछते हैं। कुछ ग्रहों उपग्रहों के बारे में जानकारी भी आपको लेनी है, किस ग्रह में कौन सी विशेषता है, सूरज की विशेषता क्या है, बुध की विशेषता क्या है, शुक्र की विशेषता क्या, शुक्र के अंदर कौन कौन सी चीजें विशेषता, शुक्र के अंदर कौन कौन सी जानकारी आपको लेनी है, ये सब चीजें पढ़ समझना आपको यहाँ से। तो पहली बात तो जो नॉर्मली जानते हैं आप हैं, शुक्र एक तारा है, नहीं शुक्र नहीं, सूरज एक तारा है, और आपके 8 जो ग्रह हैं, जिसके में पृथ्वी भी आपकी शामिल है, नीला ग्रह, 8 ग्रह जो आपके हैं, 8 ग्रह हैं। इन्हीं ग्रहों के एक उपग्रह है, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, आप जानते हैं कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, सबसे अधिक उपग्रह आप जानते हैं कि शनि के हैं। तो ये सब चीजें आपको पता है, शनि के हैं। तो ये सब चीजें जिस तरह से कौन ग्रह किस तरह से गति करता, मतलब थोड़ी सी जानकारी हर ग्रहों के बारे में आपको होनी चाहिए। नॉर्मल चीजें जो है परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा, बहुत अंदर से नहीं पूछेगा यहाँ से, लेकिन प्रश्न आपका यहाँ से आता है, एक प्रश्न आपका यहाँ से आएगा जरूर, मैं उम्मीद करता हूँ। टेट में, सुपर टेट में कोई परीक्षा आज तक हुई है, हर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आए हैं। तो अपना माइक आप लोग ऑन कर सकते हैं अब हैं। मैं प्रश्न सभी ग्रहों उपग्रहों से पूछूंगा, ये जरूरी नहीं कि मैं आपको बुध से पूछूं, मैं क्रम कोई नहीं रखूंगा यहाँ पे। आपको सारे ग्रहों के बारे में जानकारी पहले दी गई है, मैं प्रश्न केवल करूंगा, बता जवाब देना आप लोगों को। 21 ग्रह पर, इस ग्रह पर CO2 की मात्रा सर्वाधिक है, या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बता दीजिए।
सबसे अधिक CO2 किस ग्रह पर है? शुक्र। शुक्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेनस। यहाँ देखिए वीनस नहीं लिखा हुआ है। चलिए वीनस। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे वीनस लिखा हुआ है। शुक्र को कहते हैं। इस ग्रह को प्रेशर कुकर सदृश ग्रह कहते हैं। शुक्र को। इस ग्रह को बता दीजिए। शुक्र को। शुक्र को ही क्यों कहते हैं? ऐसा कहते क्यों उसको है? CO2 है। ऐसा क्यों कहते हैं उसको? प्रेशर कुकर सदृश ग्रह क्यों कहा गया शुक्र को? क्या कहा गया बहुत सर? गर्म। शुक्र को प्रेशर कुकर सदृश ग्रह क्यों कहा गया? इस ग्रह पे CO2 है इसीलिए। चलिए CO2 की बातें बिल्कुल सही है। धरती पर भी तापमान जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि का कारण आपके CO2 गैस ही है। तो CO2 की मात्रा कितनी धरती पर है? CO2 की मात्रा कितनी है पृथ्वी पर? 0.03%। पृथ्वी पर इसका परसेंटेज है। और विश्व गर्माहट के लिए गैस जिम्मेदार है। तो आप सोचिएगा कि वीनस पर 97% है। इसकी मात्रा कितने वीनस पर है? 97% है इसकी मात्रा। पृथ्वी चंद्रमा वहां पे बृहस्पति पर जनन है। शुक्र पर 97% है। तो बताइए कितनी वहां पे जो दिक्कत होगी। ये बताना आपको है कि हाँ बिल्कुल CO2 की मात्रा 97% है आपके यहाँ पर। आपके जो है शुक्र पर CO2 की मात्रा 97%। चलिए और जानिएगा कि यहाँ पे लगातार एसिड रेन भी यहाँ पे होती रहती है। लगातार अम्लीय बरसात होती है शुक्र पर आपके। ये बताइए सबसे नजदीक ग्रह तो मरकरी है। सबसे नजदीक ग्रह आपका मरकरी है। और सबसे नजदीक का ग्रह मरकरी है। लेकिन फिर भी सबसे अधिक ग्रह कैसे रहता है? तापमान तो सबसे नजदीक का ग्रह सूरज के मरकरी है। मतलब मरकरी का मतलब बुध है। मरकरी का मतलब क्या है? बुध। बुध को मरकरी भी कहा जाता है। लेकिन सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र कैसे हो गया? CO2 के कारण, CO2 की उपस्थिति के कारण। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बात क्या है कि बुध का जो धरातल है, ये तापमान दिन में खूब बढ़ता है इसका। कैसे ज्यादा 600 से ज्यादा तापमान इसका हो जाता है। रात में तापमान इसका -100 हो जाता है। 665। हाँ तो एक कारण है दोनों के तापमान में कम ज्यादा होने का। ये बताइए इस ग्रह पर वायुमंडल मंगल। मंगल पर वायुमंडल नहीं है। आवाज बहुत, किसी के यहाँ आवाज ज्यादा आ रही है। आपको दिख रहा होगा, बताइए किसके यहाँ आवाज आ रही है? चलो मुझे तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ उनकी आवाज को। वो प्रॉब्लम आपके यहाँ से है। हमारे यहाँ से आवाज तो नहीं आ रही है। थोड़ा सा पानी गिर रहा है, एक, यही पानी की आवाज तो नहीं आ रही। हाँ उसी की आवाज आ रही है जो कट कट की आवाज आ रही है। तो पानी की आवाज सब है तो लगातार छत के ऊपर से पानी गिरता है। मैं इसको अंदर ले कर लेता हूँ कंप्यूटर को। चलिए अंदर कर लेता हूँ तो वहाँ आवाज कुछ की कम हो जाएगी। किसी के यहाँ बहुत तेज आ रहा है। लग रहा पानी की ही आवाज है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं अंदर कर लेता है इसको। पानी की आवाज थी, मुझे समस्या हो गई, मैं समझ नहीं पाया उस चीज को। चलिए अब बताइए क्या अभी भी आवाज आ रही है पानी वाली? नहीं। कम हुआ होगा, मिस करता हूँ मैं। तो देखिए कारण यह है, इसी कारण से जो है 2-3 प्रश्न परीक्षा में आपके क्रम आपको याद रखना जरूरी होता है। किस सूर्य के क्रम से कौन से सबसे नजदीक कौन है, सबसे दूर कौन है, एक क्रम आपको याद रखना पहली बार। इसके लिए मैंने सूत्र बताया था इसके पहले आप लोगों को। कोई सूत्र बता दे क्रम याद रखने के लिए। बस मंगल की कामना, बस मंगल की कामना। पूरा बताइए बढ़िया से।
कोई बता दे, कुछ बता दे कोई हमको। बस सूत्र है, मंगल की उल्टा बताएगी बस बिल्कुल जो है। बस पृथ्वी की मंगल कामना के लिए बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों अरुण और वरुण को यमलोक भेज दिया। देखिए, बस का मतलब बा से मतलब बुध है, ता से मतलब शुक्र है, पा से पृथ्वी है, मां से मंगल है। बृहस्पति के दोनों चेलों शनि, बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों अरुण और वरुण, ये अरुण है, ये वरुण आपका है। यम देखिए आपका यम बाहर निकल गया 2006 में, इसको जो है आईसीयू ने इसको जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। यम को ही प्लूटो कहते हैं। तो एक सूत्र जिसको जरूर याद रखिए कि किसको क्या बोलते हैं, किस ग्रह का नाम क्या है और किस क्रम में है। एक क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सूत्र एक बार और लिखा दीजिए। सूत्र बस लिखिए, बाय और सा। हाँ बस पृथ्वी की मंगल कामना के लिए, बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों अरुण और वरुण को यमलोक भेज दिया। बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों अरुण और वरुण को यमलोक भेज दिया। ठीक सर। बस इससे आपको कम से कम एक क्रम याद रहेगा इसका, कि मतलब किस क्रम पे कौन सा ग्रह उपग्रह है। और ये सूत्र का क्रम आपको याद, बहुत सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं अगर क्रम आपको याद है। अब देखिए, सबसे नजदीक आपका सभी लोग जानते हैं, सबसे नजदीक कौन इसमें है? बुध है। इसको मरकरी को बुध भी कहते हैं, मरकरी का नाम बुध है। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मरकरी में धातु कौन सी आती है बताइए? मरकरी में धातु कौन सी है? ताओ है, क्या बोलते हैं उसको? पारा। मरकरी का मतलब होता है पारा, द्रव अवस्था में धातु जो मिलती है आपकी। चलिए, वीनस को हम जो है कि शुक्र कहते हैं। इसी को प्रेम का देवता भी कहा जाता है। और सबसे अधिक चमकीला तारा, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। और बहुत सारी चीजें शुक्र के बारे में देख भी जानेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक किसी ग्रह की बात होगी, कौन सा ग्रह आपका है? आपका इसमें हो जाएगा शुक्र। सबसे नजदीक ग्रह आपका शुक्र है, वीनस। ये जो ग्रह आपको दिख रहा है पृथ्वी के, देखिए सबसे नजदीक है बिल्कुल। देखिए लाइन देखिए इसकी, कक्ष दोनों का देखिए। तो कक्ष में सबसे नजदीक, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो आता आपका है, वो आपका शुक्र है। इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कौन है? 5.5 दोनों, 5.5 दोनों का जो है क्या बोलते हैं, तो औसत घनत्व है। इसका भी 5.5, इसका भी 5.5। पृथ्वी, ये दोनों का घनत्व जो है लगभग समान है। इसलिए इसको पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और जानिएगा, दो ग्रह आपके जिनको हम जो है कि भोर या सुबह या शाम का तारा कहते हैं, ग्रह हैं उनको तारा कहते हैं। बताइए कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, यही पृथ्वी के जो नजदीक दोनों यही हैं। पृथ्वी के दोनों जो नजदीक हैं, इन्हीं ग्रहों को जो है, बुध और शुक्र को हम जो है सुबह और शाम का तारा कहते हैं। तो ग्रह, लेकिन इनको सुबह और शाम का तारा के नाम से हम जानते हैं। तो आपका ये दोनों है आप, क्योंकि दोनों सूरज पृथ्वी पर खड़े होने के बाद जो है दोनों आपको नंगी आंखों से दिखाई पड़ते हैं सुबह और शाम के समय। इसलिए दोनों को सुबह और शाम का तारा के नाम से भी हम जो है जानते हैं। तो दो तीन चीजें आपके यहाँ से याद रखना है दोनों ग्रहों से। सबसे नजदीक का ग्रह सूरज के जो है आपका बुध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र को वीनस भी कहते हैं। और दूसरे स्थान पर जो पृथ्वी के नजदीकी को लेकर आता है वह आपका मंगल है। देखिए मंगल की, देखिए शुक्र के बाद मंगल का नंबर लगता है यहाँ पे। तो पृथ्वी के दूसरे नंबर पे नजदीकी की बात अगर आएगी तो आपका मंगल आता है यहाँ पे। मंगल आप देखते होंगे, कलर देखिए, ध्यान दीजिए, कलर को परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कौन सा रंग किस ग्रह का है। देखिए यहाँ पे लाल रंग से दिख रहा है आपको, ये लाल रंग में है ना, शुक्र आपका जो है मंगल जो लाल रंग में है। अब मंगल में लाल लगा भी है, तो मंगल के लाल से लाल को जोड़ लीजिए। और लाल ग्रह के बारे में परीक्षा में कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो लाल ग्रह तो नाम क्यों पड़ा मंगल का? मंगल का नाम लाल ग्रह क्यों पड़ा हुआ है, तो बता दे।
सर पृथ्वी से दूरी का क्रम कौन है? पृथ्वी सबसे करीब कौन है? बुध शुक्र है के नजदीक, कि कौन सा? शुक्र के पृथ्वी नजदीक के है। पृथ्वी क्या के हुआ? नजदीक पृथ्वी के अरे सबसे भाई, नजदीक ग्रह कौन सा है? यही शुक्र शुक्र ही तो है। होगा, शुक्र ही तो होगा। उसके सबसे पहले नजदीक मरक्यूरी तो करीब दिख रहा है, बुध दिख रहा है। अरे नहीं वो भाई, ये क्या देखिए नहीं जो है जो रेखा, इसमें। ये इसको ध्यान दीजिए। ये जो वृत्त ये बना लक हुआ है, ये वृत्त पे घूमने की जो, मान लीजिए यहाँ पे घूम कर यहाँ आएगा, दिखाएगा कैसे भाई? उसको ग्राफ बनाया जो इसमें है, ग्राफ कैसे बनाएगा ये इसकी आगे हाँ पीछे घूमने बढ़ की, के। ये घूमने की परिधि इसकी यही है। इसी पे घूमता है, तो यहाँ बना देगा, जगह कहाँ बचेगी यहाँ पे? थोड़ा सा इसलिए पीछे आगे किया गया ताकि आप इसको समझ लें। लेकिन ये इसको मुख्य रूप से आप इसको गौर करिए, इसी पे घूम रहा है, इसी पे घूमेगा, यहाँ पहुंचेगा यहाँ एक बार। तो देखिए, ये लाल ग्रह नाम इसका पड़ा, इस नाम पड़ा, क्यों लाल ग्रह नाम पड़ा इसका बताइए? लाल ग्रह नाम क्यों पड़ा इसका? आयरन ऑक्साइड है। बिल्कुल, आयरन जवाब सही आयरन है। ऑक्साइड, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड खूब मात्रा में है, इसी कारण से जो इसका नाम जो है APO3। लाल, इसके लिए इसका नाम लाल ग्रह पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब उसका है। एक चीज और यहीं से गौर करिएगा, दो ग्रह ऐसे यहाँ पे हैं जो उल्टा घूमते हैं बाकी ग्रहों की अपेक्षा। ये बताइए, पृथ्वी घूमने का क्रम क्या है? पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब की तरफ क्यों होता है? पश्चिम से पूरब घूमती है। क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। इसमें दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। बता दीजिए कौन कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र से। शुक्र और अरुण। बिल्कुल जवाब सही आपका है। शुक्र और अरुण, ये ग्रह आपका यहाँ पे है। मार्स, अरुण और वरुण, ये अरुण आपका यूरेनस, यूरेनस को अरुण कहते हैं। ये आपका ग्रह है यूरेनस। वो दो ग्रह आपके ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। तो बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब एंटी धरती घूमती है, क्लॉकवाइज। धरती पश्चिम से पूरब घूमती है। और वह जो है क्या करता है, जो आपका ये दो ग्रह आपके हैं, शुक्र और क्या बोलते हैं, शुक्र और वरुण, अरुण। अरुण, अरुण, दो ग्रह आपके ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज माने कि आपका पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी धरती आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एक चीज और जानिएगा यहीं से, इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय जो होता है इधर होता है, पूरब में पश्चिम में? पश्चिम में। जब जिसका पश्चिम में। होता है। विपरीत होंगे तो विपरीत होगा। बिल्कुल पश्चिम में होता है। परीक्षा में तो सीधे पूछ सकता है आपसे, इन दो ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। इसका जवाब देंगे आप जो है शुक्र पे और जो है अरुण पे सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है, क्योंकि भाई सूर्योदय उल्टा दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे जैसे उधर घूमेगा तो उल्टा दिखाई पड़ेगा। कारण इसका यही है। तो दो चीजें आपके यहाँ विशेष रूप से हैं। अगला प्रश्न आपका जो यहाँ से बनता है, दो ग्रह आपके ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं। बता दीजिए कौन कौन दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं? अरुण वरुण। सर बुध व शुक्र, नहीं बुध व शुक्र। अरुण वरुण के भी पास तो नहीं है। अरुण वरुण के पास है, अरुण वरुण के पास है। बुध और बुध शुक्र दो शुक्र। आपके जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो आपके इन दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं, क्योंकि इनके सारे उपग्रहों को सूरज निकल गया है। इनके सारे उपग्रहों को कौन खींच लेता है? सूरज खींच लेता है। वजह से बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट धरती आपके लिए है परीक्षा। भाई पृथ्वी पर आप रहते ही हैं, मंगल के तो सबसे महत्वपूर्ण तो आपके लिए पृथ्वी है। आप पृथ्वी का रंग देखिए, ताकि रंग किस रंग की पृथ्वी आपकी है? नीले दिखाई रंग। देता ऊपर। नीले रंग की। नीले रंग की दिखाई क्यों पड़ रही है? प्रकाश का जबकि परावर्तन। देखिए, पृथ्वी के लगभग 75-71% भाग पर क्या है? पानी है। 70% भाग पर पानी। और पानी के अंदर जो सूरज किरणें पड़ती हैं तो उसके उसके जो रंग होता है, बैगनी रंग जो होता है किरणों का, वो देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप पानी मिला के अंतरिक्ष से देखेंगे, सूरज किरणें जो पानी के अंदर घुसती हैं उसका रंग जो होता है बैगनी रंग का दिखाई पड़ता है।
जैसे अंतरिक्ष आपका आसमानी दिखाई पड़ता है, ठीक उसी तरह सूरज किरणें जब पानी के अंदर एंट्री करती है, उसके प्रकीर्णन जब होता है तो पानी का रंग जो होता है नीला रंग का हो जाता है। तो जैसे आकाश नीला दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष आसमानी दिखाई पड़ता है, उसी तरह पानी भी आपका दिखाई पड़ता है। तो पानी का रंग जो है नीला हो जाता है और अंतरिक्ष से देखने पर धरती जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसी कारण से दूसरी चीज क्या है कि धरती पर हरा जो है, हरा ग्रह भी कहते हैं, जो धरती पर जो है कि जो पेड़ पौधे हैं, पहला के सबसे अधिक भाग पानी है, तो पानी ज्यादा दिखाई पड़ेगा। देखिए पानी ज्यादा दिख रहा है आपको पानी, इसलिए धरती को क्या बोलते हैं, धरती को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। और धरती पर पूरे 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 ब्रह्मांड में अभी तक जहाँ पे जीवन जहाँ मिला है, मात्र पृथ्वी पर मिला है। सिर्फ पृथ्वी को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जीवित ग्रह, जीवाश्म ग्रह, मतलब जहाँ पे जीवन संजीवन है, जीवन जहाँ पे जिंदा लोग मिले अब तक हैं, वो आपका पृथ्वी, प्लैनेट पृथ्वी ही आपका ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन। और एनवायरमेंट आप जानते हैं, इसके चारों तरफ जो 5 परतें आपकी पाई गई हैं, हवा के 5 परत पाई गई हैं। आप सबको पता है कौन कौन सी परतें। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, पुनः समताप मंडल, पुनः मध्य मंडल, पुनः आपका आयन मंडल, पुनः आपका बहिर्मंडल। ये इसके धरती के चारों तरफ जो परतें पाई गई हैं। और आप जानते हैं धरती का रक्षा, धरती का रक्षा कवच किसे बोलते हैं? धरती का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी। पृथ्वी के रक्षा कवच नहीं है, वो सेफ्टी वाल है, सुरक्षा कवच है। रक्षा कवच में अंतर है। रक्षा कवच जो है आपका, रक्षा कवच आपका जो ओजोन मंडल है पृथ्वी का। और सर रिकॉर्डिंग लगाए हैं? रिकॉर्डिंग लगी नहीं है क्या? लगी है, पता नहीं दिख नहीं रहा है। तो इसमें इस तरह से जो आपकी धरती जो है, धरती के बारे में कुछ विशेषताएं एक ही जानिएगा यहाँ धरती के बारे में। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि अनुपात को लेकर पूछता है, कितने % पानी है, कितना पानी है, कितना अनुपात। तो 3/4 आप ये भी याद रखिएगा, 3/4, 3/4 पानी है, 1/4 आपका इस पे स्थल भाग है। पृथ्वी पर 3/4 क्या पानी है, 3/4 मतलब 70, 71%, 75% पानी है आपका यहाँ पे। और उसमें 71% ही है, 29% के अगल बगल आपका धरातल भाग है। लेकिन परीक्षा में 3/4 मतलब होता है 75% होता है। तो नॉर्मली दे देता है वो, तो दिमाग में रखना, परीक्षा प्रश्न इस तरह भी पूछा गया। 3/4 दिया हुआ है, 3/4 देता है, 71% देगा, इस तरह भी परीक्षा प्रश्न आपको दिया हुआ है। और ये भी जानिएगा कि जो धरती के 2 गोलार्ध जो आपके बीच से जो 2 गोलार्ध बनते हैं इस तरह से, उसमें उत्तरी भाग में स्थल प्रधान परिभाग, उत्तरी भाग क्या है, स्थल प्रधान है। दक्षिणी भाग क्या आपका है, जल प्रधान। उत्तरी भाग स्थल प्रधान है ये, और दक्षिणी भाग क्या आपका है, जल प्रधान है। ये भी दिमाग में आपको रखना। आप जानते हैं धरती के बीच में एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कर्क, मकर और विषुवत। सबको पता है कि नहीं पता है? बताइए इसमें से कर्क रेखा कौन सी है? ये वाली रेखा कर्क है कि ये वाली कर्क है? कौन रेखा कर्क है? विषुवत रेखा से ऊपर वाली कर्क रेखा है। विषुवत रेखा से ऊपर ये कर्क रेखा है, नीचे वाली मकर रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका है, कर्क, मकर, विषुवत को लेकर के। लेकिन ये बताइए कर्क रेखा की स्थिति क्या है, किस अक्षांश पर? 23.5 अंश उत्तरी। चलिए बहुत सही जवाब आपका है। कर्क रेखा जो है 23.5 अंश आपकी है, जो है 23.5 अंश उत्तरी में है। इस अक्षांश उत्तर आपका है ना, ये उत्तरी है, दक्षिणी है, और ये 23.5 अंश दक्षिणी में है। मकर रेखा आपकी 23.5 अंश दक्षिणी में है। ये बताइए धरती के इस पोर्शन पर, इस पार्ट पर सूरज कब पहुंचता है? एक विषुवत रेखा आपका विषु कब होता है? जून में। बसंत विषु होता है, एक शीत विषु होता है आपका, वो डेट है। बताइए कब पहुंचता है इस पे? सर किस पे, विषुवत रेखा के भी, कर्क रेखा पे? विषुवत रेखा बताइए, विषुवत रेखा पर सूरज कब होता है? विषुवत रेखा पर 2 बार पहुंचता है। एक आपका 23 जून है। सभी लोग बताइए भाई,
जवाब सही नहीं आपका है। 21 जून। जून है, 21 जून। 21 आप जून। लोग कभी आप लोग कंफर्म नहीं रहेंगे, मुझे लग रहा है कभी भी आप लोग कंफर्म नहीं रहेंगे। बताइए, विषुवत रेखा पर सूर्य 21 जून को होता है, कर्क रेखा पर कब होता है? बताइए, कर्क रेखा पर कब कब सूरज होता है? 22 दिसंबर। 21 जून को सूरज जो होता है कर्क रेखा पर होता है। इस पे, इस रेखा पर 21 जून को होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज कहाँ होता है? हाँ, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर होता है। इतना अगर आप लोग मतलब बार बार बताने के बाद अगर आप लोग याद नहीं रखेंगे तो समस्या है। पुनः बताइए, अब बताइए, कर्क रेखा पर सूरज कब होता है? कर्क 21 रेखा पर जून। 21 जून को, ठीक। मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर। और ये विषुवत रेखा पर कब होता है? 23 मार्च। 23 नवंबर। बहुत बढ़िया। 23 23 सितंबर है। 23 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन है। जाते वक्त आते वक्त, 30 जाते मार्च। वक्त आते वक्त 2 बार सूरज विषुवत रेखा पर पहुंचता है। वर्ष के 6 महीना तो इसी पे रहता है। वर्ष के 6 महीना जो है, 6 महीना विषुवत रेखा से कर्क रेखा पे, और 6 महीना जो है विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ। और इसी सर, रहता है। कर्क रेखा पे 21 जून है, 22 जून है। 20 कर्क जून। रेखा पर 21 जून है। भाई आप तो कर्क रेखा पर ही हो, आपके अंदर भी पड़ती है। और जून में। मकर रेखा पर 22 से। जब आपके ठंडी पड़ती है 22 दिसंबर है। भाई आप कहाँ पे रहते हो? तब आप बताइए, तब आप किस रेखा पर हो? आपकी स्थिति किस कर्क। हम रेखा जो पर है है? कर्क रेखा हाँ, पर। भारत कर्क भारत यहीं पर है। भारत आपका जो है इसी रेखा पे है, यहाँ पे। ये आपका धरती के बीच जो कंडीशन बनती है, विषुवत रेखा आपकी धरती, विषुवत रेखा जो आपकी है, विषुवत रेखा से हम लोग इधर आते हैं, पूरब में। ये हमारी कंडीशन कर्क रेखा पर है। यहाँ भारत के 8 राज्य इस पे हैं। बताइए 8 राज्यों नाम बताइए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य आपका। मिजोरम, त्रिपुरा। देखिए, सही मित्र पर बताइए। गमछा, उसकी ट्रिक मित्र बताया पर सर। गमछा सूत्र है। सूत्र अगर याद किए रहेंगे सही सही तो आप जवाब दे ले जाएंगे बढ़िया से यहाँ पे। मित्र पर गमछा झार। बताइए। मिजोरम, चलिए बताएं। हो गया, जानकारी है बताइए। सभी को। हाँ बताइए, बता दीजिए एक बार। मिजोरम, त्रिपुरा, हाँ पश्चिम हाँ बंगाल, हाँ और आपका ये राजस्थान। राजस्थान, हाँ गुजरात से आपका गुजरात, हाँ और आपका एम से मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य हाँ हाँ प्रदेश। हाँ और झारखंड। छा से छत्तीसगढ़ है। और झा से झारखंड है। छा से चलिए, बहुत सही। छत्तीसगढ़, झा से झारखंड है। झारखंड, चलिए सही जवाब आपका है। इस तरह से 8 जो है आपके भारत के 8 राज्य इस रेखा पर जो है यहाँ पे भारत के बीच से गुजरते हैं। तो भारत की स्थिति के बारे में परीक्षा में कोई पूछ ले आपसे तो आप जानिएगा कि भारत जो है विषुवत रेखा क्या बोलते हैं। भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में पूरब में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे? पूरब में भारत है। पूर्वी उत्तर कंडीशन पूर्व है। में है। उत्तर पूर्व में भारत, उत्तर पूर्व में है। नॉर्थ ईस्ट में भारत की स्थिति है। तो इस तरह से आपने जो है कि नॉर्मल चीजें जो भारत के बारे में थी, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भारत की स्थिति जान ली आपने कहाँ पे है। और ये विषुवत रेखा जो यहाँ से है, इस भारत का सबसे निचली छोर जो होता है 8 दशमलव कुछ करके देशांतर को टच करता है। 786 किलोमीटर दूरी यहाँ से, 776 किलोमीटर दूरी विषुवत रेखा भारत की 8 डिग्री 4 मिनट। हाँ हाँ, 8.4 भारत का लास्ट है। और दूरी जो यहाँ बनती है 876 किलोमीटर दूरी भारत की है विषुवत रेखा से। सबसे निचला पॉइंट भारत कौन सा है? भारत का सबसे निचला पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से पहले जानते थे। इंदिरा गांधी वहां जाती है, उन्हीं के नाम पे उसका नाम इंदिरा पॉइंट पड़ जाता है। ये आपके ग्रेट निकोबर, भारत ग्रेट निकोबर में है आपके। चलिए, जी।
तो बात मुख्य रूप से पृथ्वी को लेकर के हो रही थी। पृथ्वी को लेकर के जानते हैं आप लोग, सभी लोग पता है कि भाई अपने आप में विशेष ग्रह है जहाँ पर जीवन है, इसके अलावा किसी ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं है। तो पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें थी। ये बताइए पृथ्वी अपने अक्षांश पर जो है, अक्षांश पर कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 23.5 23.5 अंश झुकी हुई है। ये बताइए पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो ऋतु चेंजिंग पृथ्वी पर होती है, किसके कारण होती है? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 23.5 अंश पृथ्वी झुकी हुई है। इसके इसी झुकाव के के कारण ही, झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी झुकी ना होती 23.5 अंश, तो यहाँ पे ठंडी गर्मी बरसात नहीं आती। बिल्कुल धरती सूरज के चारों तरफ समान रूप से चक्कर लगाती है और बराबर दूरी बनी रहती है इसकी सूरज से। लेकिन झुकाव के कारण जो पृथ्वी कभी कभी सूरज के नजदीक पहुंचती, कभी सूरज की दूर चली जाती है। इसी को अपसौर और उपसौर के नाम से जानते हैं। एक चीज और विशेष रूप से मैंने आज परीक्षा बाद मैंने पढ़ा इसको, अपसौर उपसौर उपभू और अपभू में अंतर है। अपसौर से का मतलब होता है पृथ्वी की सूरज से दूरी, और उपभू का मतलब होता है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। उपभू का मतलब होता है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम ज्यादा होना, और अपसौर का मतलब है पृथ्वी से सूरज की दूरी कम ज्यादा होना। ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अपसौर उपसौर की बात कर रहा है, मतलब पृथ्वी से सूरज की दूरी को इंगित कर रहा हुआ है। अगर उपभू की बात हो रही है तो क्या कर रहा है वो, चंद्रमा पृथ्वी की दूरी को लेकर के प्रश्न कर रहा है आपसे। दोनों में अंतर है। नहीं सर, ये तो लूसेंट में ये तो नहीं दिया है। उपसौर अपसौर देता है, उसमें जो उपसौर होता है हाँ, उसमें सूर्य पृथ्वी से और सूर्य के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, अपसौर में न्यूनतम होती है। सूर्य अपसौर से में ही दिया न्यूनतम। है। नहीं नहीं, वो तो मैं बात वही कर रहा हूँ, मैं आप समझ नहीं रहे हैं। मैं अपसौर उपसौर की बात कर रहा हूँ। अपसौर उपसौर का संबंध पृथ्वी सूरज से है। से है अपसौर और का संबंध पृथ्वी और सूरज से है। उपभू अपभू का संबंध पृथ्वी और चंद्रमा से है। ये बता रहा हूँ मैं आपको। सर उसी उपभू, को तो उपभू अपभू ये भी तो आप लिख करके देता है। नहीं 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 नहीं, वो कहीं दिया तो उल्टा दिया। उसको देखिएगा, पुनः देखिएगा उसको। जो बताया आपने गलत भी है। ऊपर सबसे नजदीक की दूरी पृथ्वी की है। उपभू जो है पृथ्वी सूरज के नजदीक की दूरी है उपभू। नहीं नहीं, आपका उपसौर जो है, उपसौर पृथ्वी सूरज के नजदीक की दूरी है। और अपसौर जो होता है पृथ्वी सूरज की दूरी, सबसे अधिकतम दूरी जो होती है। मतलब शब्द को ध्यान दीजिएगा, गलत जो आपने बताया, जो गलत बताया होगी आपने। जैसे अपसौर उपसौर, उपसौर का मतलब होता है नजदीक। पृथ्वी सूरज सबसे 3 नजदीक जनवरी कब होता है? 3 जनवरी वह आपका उपसौर होता है। सबसे सबसे दूरी जो होती है, सबसे अधिक दूरी जो होती है वो आपका अपसौर होता है। तो उप मतलब होता है समीप, और विशेष रूप से गौर करिएगा। इसका मतलब होता है समीप। और 3 जनवरी का डेट है, 3 जनवरी का। चलिए आ जाइए इस पे। और 4 जुलाई का डेट आपका अपसौर का है। 4 जुलाई का डेट कौन सा आपके अपसौर का है? और चलिए अब आपको हम ले चलते हैं। देखिए पृथ्वी पर 2-3 घटनाएं और होती हैं यहाँ पे हैं। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से परीक्षा प्रश्न आपके बार बार यहाँ से पूछा गया है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर बता दीजिए भाई, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण में होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाती है। चलिए जवाब बिल्कुल सही आपका है। इसमें मुख्य दिवस पूछता है कि अमावस्या और पूर्णिमा को पूछता है। क्या सही करेंगे आप? अमावस्या सूर्य अमावस्या को क्या सूर्य लगेगा ग्रहण। और पूर्णिमा को क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। बहुत सही, आपका जवाब बिल्कुल सही आपका है। अमावस का मतलब होता है सूरज से है, पूर्णिमा का मतलब होता है चंद्रमा से। दोनों दिवस आपके जो होते हैं, चंद्र को मतलब पूर्ण चंद्र और अमावस्या, तो मतलब काली रात जब होती है तो उसमें जो सूर्य ग्रहण लगता है कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में जो मतलब पूर्णिमा को आपका क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। एक
वर्ष में 7 या मैक्सिमम 7 ग्रहण लग सकते हैं। मैक्सिमम 7 ग्रहण एक वर्ष में लग सकते हैं। हेलो, परीक्षा में हाँ बताइए। कब लघु ज्वार आता है, कब दीर्घ? हाँ, वही अमावस्या और पूर्णिमा को ही लघु ज्वार दीर्घ ज्वार आता है। अमावस्या और पूर्णिमा को ही जो है लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार भी आता है। अमावस्या को और दीर्घ? दोनों डेट में जब जब जो है सूरज पृथ्वी एक रेखा में होती हैं, तीनों जब एक रेखा बिल्कुल सरल रेखा में हो जाए, जैसे जो है सूरज आपका यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे आ जाए, पृथ्वी यहाँ पे आ जाए, एक कंडीशन जो बनेगी आपकी खींचतान की बनेगी, ये क्या बनेगी आपकी? दीर्घ ज्वार। जब तीनों जब एक रेखा में जब आ जाए सभी लोग, मैं लिखा नहीं रहा इससे, चलिए जब एक रेखा में आ जाए, ऐसे आ जाए बिल्कुल सीधी रेखा में, मान लीजिए चंद्रमा आपका यह है, जैसे बुध है ये, आप चंद्रमा मान लीजिए इसको, पृथ्वी यहाँ पे हाईवे करे, ये कंडीशन तो कौन सी बनेगी आपकी? सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण बताइए क्या बनेगी है? सूर्यग्रहण की चंद्रग्रहण लिखा तो समूह ना लिख ले बताइए, ये कंडीशन इसमें आपका सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं और ये सूरज का प्रकाश आप तक नहीं पहुंचेगा तो आपको लगेगा क्या है, सूर्य ग्रहण है। मान लीजिए आप बीच में यहाँ पे खड़े हैं, बीच में यहाँ पे हैं आप, तो आपको इसमें सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा, सूर्य ग्रहण रहेगा आपका ये। तो प्रश्न मुख्य रूप से यह है कि आपने पूछा कि दीर्घ ज्वार लघु ज्वार कब आता है, तो पूर्णिमा और अमावस्या को ही दीर्घ ज्वार आपका आता है, और अष्टमी और सप्तमी को लघु शुक्ल ज्वार। पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी मतलब अष्टमी सप्तमी को लघु ज्वार आपका आता है, जब 90 अंश पे होता है। अगर ये चंद्रमा उठ करके यहाँ चला है, इस पे आ जाए, ये जो आप जहाँ पे आपका वीनस बना हुआ है, ये कंडीशन चंद्रमा मान लो आपको यहाँ आ गई ये, और सूरज आपका यहाँ पे आ गया, 90 अंश कंडीशन, 90 अंश बनता है कोण, जब 90 अंश कोण बनता है उस कंडीशन पे आपका लघु ज्वार आपका आता है, क्योंकि आपस में खींचतान शुरू हो जाती है, आपस में ही खींचतान शुरू हो जाती है, तो उनकी शक्तियां बढ़ जाती है, कुछ शक्तियां इसकी यहाँ बढ़ जाती है, यहाँ पे आकर कुछ शक्तियां इसकी यहाँ बढ़ जाती हैं। इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी पर जो दोनों का बल बराबर रूप से नहीं लगता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा को आपका दीर्घ ज्वार आता है, अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपका क्या आता है, लघु ज्वार आपका आता है। 90 अंश पे चंद्रमा जब 90 अंश का कोण बनता है, याद रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, 90 अंश के कोण बनता है तो आपका लघु ज्वार आएगा, सरल रेखा में तीनों रहेंगे तो आपका वहां पे क्या आएगा, आपका उस समय दीर्घ ज्वार आएगा। और एक चीज विशेष रूप से याद रखिएगा, चंद्रमा की ज्वार उत्पादन क्षमता पृथ्वी पर क्या है, सूरज से ज्यादा, डबल है, सूरज से डबल है, मतलब चंद्रमा जो पृथ्वी पर ज्वार उत्पादन सूरज से अधिक करता है। मतलब धरती पर जो ज्वार उठता है, ऊंची ऊंची जो लहरें समुद्र में उठती हैं, 20% ज्यादा लहरें उठने लगती हैं, इसमें चंद्रमा का योगदान सूरज से डबल है। मतलब पृथ्वी पर ज्वार उत्पादन के लिए चंद्रमा ज्यादा जो प्रभावी है। चलिए अगला चीज पृथ्वी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से है, जो जानना आपको है, जल के बारे में आपने जान ही लिया, अपने जो है कि रेखा के बारे में कुछ चीजें आपने जाना है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हुए हमें हैं चलिए दिया यहाँ पे है। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं अब शुक्र पर। शुक्र की बात हो गई, आपने जो है कि मंगल की बात किया, लाल ग्रह होता है यहाँ पे, क्या आयरन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में यहाँ पे होता है, इसी कारण इसका जो लाल होता है, इसका रंग लाल है। तो एक चीज आपने जाना कि पृथ्वी से सबसे नजदीक आपका शुक्र है, दूसरे नंबर पे आपके मंगल आता है, तीसरे नंबर पे कौन बताया जाता है, तब मरकरी का नंबर आता है, तब आपका नंबर किसका आता है पृथ्वी? नहीं, बुध का नंबर आता है, बुध का। पहले नंबर पे शुक्र पृथ्वी से नजदीक, मंगल मंगल बुध, उसके बाद आपका नंबर किसका आता है, बृहस्पति। उसके बाद क्रम वही आपका है, उसके बाद क्रम आपका शनि हो गया, अरूढ़ हो गया, वरुण हो गया, ये क्रम आपका इस तरह से चलता है। तो ये चीज आपको यहाँ से रखना दिमाग में, कभी कभी चूंकि आप पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से एक क्रम कौन सा, कोई इस क्रम में कौन सा ग्रह उपग्रह निश्चित है, स्थिर है, उस क्रम में, पृथ्वी क्रम में अभी आपको याद रखना है। अभी हम बात करेंगे छोटा बड़ा कौन सा किस क्रम में है, आरोही अवरोही में कैसे बनेगा, तो उसकी अलग से चर्चा करेंगे आपसे हम। ऐसा बताइए दीजिए, पहली बात तो ये जानिएगा कि जो पार्थिव ग्रह है, जिसको आंतरिक ग्रह के नाम से हम जानते हैं, पार्थिव ग्रह को हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं।
पार्थिव ग्रह का मतलब होता है जो 4 ग्रह आपके जो ये हैं, ये वाले ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। ये जानिएगा कि इनका परीक्षण कैसे किया गया। इसी बीच में आपका जो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, जो यहाँ पे घूमते रहते हैं, क्षुद्र ग्रह जो यहाँ से यहाँ तक चक्कर मारते हैं, इसी बीच में बहुत सारे ग्रह उपग्रह जो आपके अंतरिक्ष में है, छोटे छोटे पिंड है, जिसको हम क्षुद्र ग्रहों के नाम से जानते हैं। इसकी बताओ किन 2 ग्रहों के बीच में है? वो मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं। और इसी को लेकर के इनको 4 को अलग कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया, इनको अलग किया गया, इनको अलग किया गया, इनको 4 को अलग किया गया, 4 को इधर बांट दिया गया, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के बीच में जो है कि एक तरह से सीमा रेखा बना दी गई। तो 4 ग्रह आपके जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों में आते हैं, पार्थिव ग्रहों में आते हैं। और बाद के 4 ग्रह जो आपके हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो हैं बाह्य ग्रहों में आते हैं, बृहस्पति तुल्य ग्रहों में आते हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह का परीक्षण जो किया गया है बीच के क्षुद्र ग्रहों को लेकर किया गया। परीक्षा में कई बार सीधे प्रश्न पूछा है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? जवाब क्या देंगे आप लोग? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के मध्य में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो कि अभी भी लगातार जो है कि लगातार सूरज का चक्कर भी मारते रहते हैं, बहुत सारे मात्रा में सूरज का चक्कर लगातार मारते रहते हैं लोग। तो इस तरह से क्रम जो आपका है ये आपका मंगल और बृहस्पति को लेकर के। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट और बनता है, चंद्रमा का जो उपग्रह है यहाँ पे, इसको हम चंद्रमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा है, एक प्रश्न यहाँ चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा को प्रश्न मान लीजिए वो तो उपग्रह है, तो सबको पता है उपग्रह है वो। एक जीवाश्म ग्रह के नाम से भी उसको जानते हैं, चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। और सौंदर्य का देव, सौंदर्य की देवी की टाइटल जो उपाधि मिली है चंद्रमा को ही मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है कि यहाँ पे प्रथम बार जो है मानव ने चंद्रमा पर कदम कब रखा, ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। बता दीजिए भाई, कौन सा डेट था वो जो चंद्रमा पर कदम रखा लोगों ने? तो बता दें हमको, चंद्रमा पर मानव ने कदम कब रखा था? पता ही पहला व्यक्ति कौन सा था वो जिसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यान का नाम था अपोलो। अपोलो से गए थे वो लोग, और प्रथम 3 लोग उसमें थे, एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग और एक कोई और था। 3 लोग गए थे। प्रथम उसका जो अगुआ था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। 1969 डेट क्या आपका है? डेट आपका है 1969 में प्रथम बार अपोलो से जो है मानव का जो गए थे वहां पे, उसका प्रतिनिधि नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका का ये मतलब अभियान था। आर्मस्ट्रांग वहां पे कदम रखता है। और आज भी चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग के कदम के निशान अभी विद्यमान है। कारण क्या कि वहां भूकंप और हवा इसमें की तो भाई चंद्रमा पर हवा नहीं है, जितने से आपके बुध पर निर्वात है, हवा नहीं है। बुध और पृथ्वी, चंद्रमा पर हवा नहीं है, मतलब वहां पे वायुमंडल वहां पे नहीं है, बुध पर भी नहीं है और चंद्रमा पर भी नहीं है। 2 आपके ऐसे आकाशीय पिंड सौर मंडल में मिलेंगे जो फेमस हैं, जहाँ पे हवा नहीं है। तो कौन कौन से नाम, क्या क्या नाम बताइए लेंगे आप? चंद्रमा और बुध। कंफर्म हुई आप लोग? बताइएगा। दो ऐसे आकाशीय आपके सौर मंडल के हैं जो फेमस हैं, मतलब बुध और पृथ्वी की बात, बुध और चंद्रमा की बात जब होगी, इन 2 ग्रहों पर आपका जो क्या है, आपका इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। इन 2 ग्रहों के अलावा सारे ग्रहों पर वायुमंडल है, लेकिन 2 आपके नहीं है। ग्रह तो मात्र उसमें बुध है और आपका चंद्रमा क्या उपग्रह है। इन 2 आकाशीय पिंडों पर आपके जो है वायुमंडल नहीं है। प्रश्न आपका यहाँ से कई बार आया हो तो दिमाग में रखिएगा। चंद्रमा को लेकर प्रश्न जो पूछा हुआ है आपको वह पूछता है। ये बताइए, दूसरी चीज भी पूछता है यहाँ से, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? बता दीजिए कोई हमको। 1 मिनट। 1.36 सेकंड है। 1.2 कुछ देता है, 1.2 कुछ करके दिया, 2-3 कुछ करके दिया है, मतलब लगभग 1.5 मिनट मानिए आप, जो में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और सूरज का प्रकाश के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा कि इसका प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? बता दीजिए, इसका टाइम बताइए।
8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड, दोनों चीजें परीक्षा में दिया हुआ है। 500 सेकंड भी कई बार दिया है, कई बार 8 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ है, कहीं कहीं 18 सेकंड भी दिया हुआ है। चंद्रमा का 8 कितना? मिनट 22 सेकंड ही पड़े सर। हाँ बताइए क्या? चंद्रमा का 22 सेकंड ही पड़े। 1.2 कुछ करके देता है, 102 मिनट देता है, 1.2 मिनट देता है। चंद्रमा का प्रकाश सूरज पे पहुंचता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश तो खुद का है नहीं, सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर जाता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जो है, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे पहुंचता है चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश कुछ नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश पहले जो सूरज से चंद्रमा पे जाता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जो आपका जो है पृथ्वी पर आता है। तो 1.2 कुछ मिनट करके वहां पे लगता है, टाइमिंग उसकी है, इतना टाइम वहां पे लगता है पृथ्वी वहां से प्रकाश पहुंचने में। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश बताइए तो प्रकाश की गति क्या है निर्वात में, कोई बताए? प्रकाश की गति क्या है निर्वात में? 324 मीटर पर सेकंड। अरे भाई ये कहाँ से पढ़ा आपने? कितना कम गति कर दी, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी प्रकाश में। प्रकाश नहीं, ये तो वर्ष ध्वनि की है, ध्वनि की उसमें है, वायु में। 332 मीटर पर सेकंड, 324 में 332 मीटर पर सेकंड। अरे सर, ये ध्वनि की चाल है, वायु। ध्वनि की चाल भी तो नहीं हुआ है, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। 332 मीटर। 332 से इतने तो 324 बताए नहीं। हैं। अच्छा, 324 बताया था। तो बता दीजिए भाई, इसका बताइए, इसका जवाब क्या देंगे आप लोग? 10 की बताइए घात। प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश चाल बताइए। एक, हाँ सर याद आ गया, 10 की घात 8। 10 की घात 8 क्या है मीटर पर सेकंड में, क्या है? 10 घाट यार किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मीटर पर सेकंड है वो, मीटर पर सेकेंड सेकंड। है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति जो है मिनट है। 3 लाख किलोमीटर प्रति मिनट, 3 लाख किलोमीटर प्रति मिनट है। 3 लाख की बात करेंगे, 3 लाख हो जाएगा वो, तो किलोमीटर प्रति 5 मिनट है लाख वो। होता है सर, कैसे लाख ही होगा? 5 पे तो लाख होता है, 3 की घाते 8 है। किलोमीटर में हो गया वो ना, वो किलोमीटर में हो गया वो। अब अच्छा, मीटर है तो 3। किलोमीटर में है वो। इस तरह से 3 गुणे 10 की घाते 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकंड है वो, 3 की घाते 8 मीटर पर सेकंड है वो। देखिएगा एक हाँ बार, तो मुझे हो सकता है मैं ही नहीं, कुछ बोलूं कि मीटर पर सेकंड है वो। 3 की घाते किलो 8 मीटर पर है। अब लिखे हैं, आप ही लिखवाए हैं, पता नहीं। मीटर पर सेकंड लिखवाया गया है वो। 3 हाँ, की घाते 8, किलोमीटर। तो हमें लग रहा है कि किलोमीटर प्रति मिनट तब होगा वो, जो किलोमीटर जो 3 लाख की बात की आपने है। चलिए ठीक है, लिखवाया होगा तो मैं लिखवाया होगा तो उसको देख के लिखवाया होगा कहीं कहीं से। 3 की घाते 8 किलोमीटर पर सेकंड लिखवाया होगा तो देख के लिखवाया गया होगा, तो देखिएगा उसको एक बार। तो इस तरह से देखिए, 3 प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल के हिसाब से ये जो टाइमिंग है फिक्स है। ये 8 मिनट जो है 20 सेकंड जो टाइमिंग सूरज से पृथ्वी की है, तो दूरी को लेकर के टाइमिंग है, कितने टाइम में कितनी दूरी तय करेगा वो, उसी को लेकर वो टाइमिंग बनाई गई है। चलिए, तो मंगल की बात भी हो गई, कुछ हो गई यहाँ से। अब हम सीधे बृहस्पति पर आते हैं। बृहस्पति में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पृथ्वी के बारे में आपको जान ही लिया, तो हम सीधे बृहस्पति पे आते हैं। पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें और थोड़ा जान लीजिए, जो आपके पढ़ाया पहले गया है। पृथ्वी के यदि हम काट दें पृथ्वी को, एक पृथ्वी है जैसे सेब की तरह मान लीजिए, हमने काट दिया इसको, काट के हमने इसको 4 भाग कर दिया। इसमें जो परीक्षण अंदर का किया गया है, प्रोड कैसे, क्या नाम इसका है, सीमा, सियाल और निफे। हाँ, सीमा, सियाल और निफे। बताइए सियाल, सबसे अंदर की इसमें कौन सा भाग है? निफे है अंदर में, सीमा ऊपर का है, सियाल बीच का है, नीचे प्रोड है। देखिए, सीमा, सियाल, सियाल और निफे। सीमा सबसे ऊपर है, सियाल मध्य में है,
नहीं भाई, क्या हो रहा है? सियाल, इमानिफे, सियाल सबसे ऊपर है, सिलिका और एल्युमिनियम। सियाल में पहले क्या है? पहले सिलिका तो है, सिलिका सिलिका एल्युमिनियम। है, सबसे ऊपर आपका एल्युमिनियम है। सबसे ऊपर क्या आपका एल्युमिनियम। तो सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, सबसे ऊपर आपका एल्युमिनियम हो गया, बीच में आपका मैग्नीशियम है, सिलिका और मैग्नीशियम। तीसरा आपका जो है कि निफे, निकिल और थेरियम, निकिल और लोहा। तो सबसे ऊपर सियाल है, सबसे बीच में आपका सीमा है, और सबसे नीचे कौन सा भाग आपका है? बोलिए भाई। निकिल और थेरियम। निफे। निकिल और फेरियम। थेरियम। ये तत्व को लेकर पूछता है कि कौन सा तत्व किस भाग में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज है। तत्व को लेकर बात करता है यहाँ पे। पूछेगा धरती के भूपर्कटी में कौन सा तत्व है, तो जवाब क्या देंगे आप लोग? ऑक्सीजन। नहीं, तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन होगा, नहीं तो फिर आपका वो एल्युमिनियम होगा। तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन। जवाब सही आपका है। मैं ही जो दुविधा था यहाँ पे। तत्व की बात करेगा अगर भूपर्कटी में तो ऑक्सीजन आपका है, बिल्कुल सही है। 46% के अगल बगल है ये। लेकिन 42%। तत्व की बात कर रहा है यहाँ पे, अगर तत्व की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे कौन है? एल्युमिनियम आपका यहाँ पे सबसे ऊपरी भाग में, भूपर्कटी के क्रस्ट में जो सबसे अधिक तत्व कौन का धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। और मध्य वाले भाग में आपका मैग्नीशियम है, और सबसे नीचे वाले भाग में आपका जो है क्या है? आपका निकिल निकिल और और थेरियम। तो लोहा होता है, निकिल और लोहा। और दूसरी चीज सबसे घनत्व की बात करें, धरती घनत्व की बात करें, सबसे अधिक घनत्व किस भाग का है? तो जवाब क्या देंगे आप? निफे का। निफे का है, 13 दशमलव कुछ करके है वो। और ऊपरी भाग का जो घनत्व सबसे है 3 दशमलव कुछ करके है। और सब मिला करके जो बैलेंस होता है जो आपका है 5.5 आता है। 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जो घनत्व है औसत क्या इतना ही सर? घनत्व आपके 5.5 सेंटीमीटर है। क्यूब होगा। हाँ, वही ये तो नहीं पता है, सेंटीमीटर नहीं पता हमको है। ये आप देखे होंगे इसको, बढ़िया बात है। मैं घनत्व जानता हूँ 505 दोनों का है, औसतन दोनों का 505। चलिए, तो बात पृथ्वी को लेकर की, हमने चंद्रमा मंगल को लेकर की। आप जरा जुपिटर में आते हैं, ग्रह को, सबसे विशाल ग्रह जो आपका है। हाँ देखिए, मार्स से दो प्रश्न और पूछता है यहाँ से। मार्स से पूछता क्या है कि मार्स के दो ग्रह उपग्रह यहाँ पे हैं, फिबोस और डिबोस। ये याद रखिएगा, मार्स के दो उपग्रह इसके जो आपके कौन कौन? तो फिबोस और मंगल के हैं। डिबोस। हाँ, मार्स माने मंगल होता है। हाँ सर। मार्स माने मंगल ही होता है। फिबोस और डिबोस दो उपग्रह इसके हैं। फिबोस उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। सबसे छोटा उपग्रह कौन है आपका? फिबोस। और सबसे बड़ा बताइए कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। इसका है गैनीमेड। गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह जो है सौर जुपिटर का है। जुपिटर माने बृहस्पति का है, और इसको हम गैनीमेडा के नाम से जानते हैं। इसके 4 उपग्रह की खोज जो है किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। इसको गैलीलियो उपग्रह के नाम से जानते हैं। आर्यो, क्रेस्टा, गैनीमेडा और एक उपग्रह कोई और था, उसको गैलीलियो उपग्रह के नाम से जानते हैं। एक चीज और यहाँ से जानिएगा आप लोग, जो पृथ्वी से हम नंगी आंखों से तो कितने ये शनि तक के जो है, पृथ्वी से नंगी आंखों से हम जो है शनि को भी हम नंगी आंखों से देख लेते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो भी आपके हैं, ये पूरे एक कंडीशन जो आपकी बनती है। पृथ्वी ये बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन 5 ग्रहों को हम जो है क्या करते हैं? नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए आपको दूरबीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाकी जो आपके हैं अरुण और बरुण को नंगी आंखों से देखना संभव नहीं, इसकी दूरबीन चाहिए। तो आप जानते हैं दूरबीन का आविष्कार कौन था? गैलीलियो। गैलीलियो ने किया था। और सारे ग्रहों को देखने के बाद अंत में वो किसको देखने लगा? सूर्य को। मैं वहीं पर सूर्य को देखूं मैं। ऐसी में क्या होता है? अंधा हो जाता है। उसकी आंख फूट जाती है। उसकी आंख फूट जाती है। तो उसने कहा कि भाई आदमी आज मैं विशेष चीज देखा था वो ना, स्पेशल चीज देखा था वो।
उसके मन में भाई सबको देख लिया, पहली बार देखने क्या सूरज जो किया उसने, तो उसकी दिक्कत उसको हुई, तो उसने कहा नहीं इसको देखने लायक नहीं अभी है, पहले सबको देख लूं तब मैं इसको देखूंगा। तो सबको देखा, अंत में उसका कहा कि अब लो इनको भी देख लेता हूँ मैं। बेचारे किसी में उसकी आंख जो है कि आंखों की रोशनी चली जाती है, गैलीलियो की, अंधा हो जाता है वो। तो इतना बड़ा आविष्कारक जो है अंत में अंधा होकर मरता है, बहुत कष्ट वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। आप जानते हैं कि जो जो आपके जो खोज की थी इसकी यूरेनियम की, क्या नाम था उनका? क्या? मैडम क्यूरी नहीं, मैडम क्यूरी। दोनों दंपति जो है, दोनों दंपति कैंसर से मरते हैं, दोनों दंपति कैंसर रोग से मरते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा नोबेल जो भी किरण मिला है। हाँ नोबेल मिला था, बिल्कुल मिला था, लेकिन दोनों लोग मरे थे, दोनों लोग कैंसर से मरे थे। कारण क्या था कि चूंकि लगातार खोज करते रहे उसी पर, और जानते हैं आप हैं कि बीमा अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती हैं आपके, ये छोड़ते हैं, लोग पदार्थ छोड़ते हैं आपके हैं, तो उसी से बेचते रहे, और लगातार अंत में क्या होता है कि वो कैंसर से पीड़ित होकर मर जाते हैं दोनों लोग। उनके दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं इसी पर खोज करते हैं और कैंसर से पीड़ित होकर मरते हैं। मतलब होता तो खुदा ये है, प्रथम बार एक व्यक्ति था जो उसने उसका स्वाद सीखने के लिए कि मतलब सबसे जहरीला पदार्थ जो धरती का होता है, क्या नाम बताइए उसका, नाम बताइए। साइनाइड टेस्ट, साइनाइड का जहर टेस्ट करने के लिए जो है, वो स्वाद लेने के लिए, मतलब जानता था जो ही खाऊंगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसने कहा मैं स्वाद लिखूंगा इसका, लाल के खट्टा है कि मीठा है, क्या यश लिखता है, यश लिख के मर गया वो। मतलब जब ही टेस्ट किया साइनाइड उसने जो है क्या लिखा, यश केवल लिखा, बाद में तुरंत मर जाता। मतलब आगे कोई लिख ही नहीं पाया कि स्वीट है कि सावर है, मतलब खट्टा है कि मीठा है, ये आगे नहीं लिख पाया कुछ वजह। तो बेचारा कलम लेके बैठा हो, जीप पे रखा और तुरंत जो यश लिख के मर गया हो। आप जानते हैं कि जो टीके खोज किए थे, मलेरिया के टीके खोज जो किए थे, मलेरिया टीके खोज किसने किया था? मलेरिया एडवर्ड जेनर नाम था उनका, एडवर्ड जेनर। तो जेनर। जंगलों में जाकर के मच्छर से कटवाते थे, मतलब मच्छर अलग, एक डब्बे मच्छर अलग का तरीका अलग, एक डब्बा पकड़े थे, डब्बे मच्छर अलग, एक डब्बा मलेरिया वाला मच्छर अलग में, इसका मच्छर अलग था, इस तरह से 5 6 10 डब्बा 20 डब्बा बनाए हो। और 10 दिन बाद करते क्या थे, 10 दिन बाद उस डब्बे में जाके सोते थे वो। एक दिन एक मच्छर से कटवाए, 10 दिन तक चेक किए मलेरिया नहीं उनको होगा, 20 दिन तक मलेरिया नहीं हुआ, उन्हें अगले डब्बे में जाके सोए अगले डब्बे में जाके सोए, तो वहां दिए तो मलेरिया उनको जब हुआ तो जान गए कि यही मच्छर काटने से मलेरिया होता है। अंत में मलेरिया रोग से मरे गए। तो ये सब चीजें, मलेरिया रोग से मर भी गए हो, एडवर्ड जेनर ने जो लेकिन खोज किया सबको बचा के गए अपने तो मर गए, लेकिन सबको दे के गए कि जान लीजिए यही है। बचा के गए हो। इस तरह से खोज होती है, इस तरह से खोज होती है, जो वैज्ञानिक होते हैं अपने आप में जो है मतलब प्रयोग करते हैं, उसी में बेचारे कभी कभी मर भी जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत बड़ा देख गए, जो आपको टीका खोज के गए कि हाँ ये टीका लगने पर आपका ये मलेरिया, मतलब मादा एनाफिज मच्छर काटने से आपका ये मलेरिया रोग होता है, वो खोज के गए, और मच्छर खोजे कि ही मच्छर है वो। ये सारी चीजें होती हैं। मैं तो जुपिटर को लेकर बात हो रही थी, तो जुपिटर में सबसे बड़ा उपग्रह जो जुपिटर का है वो, उसका नाम गैनीमेडा है, और गैलीलियो ने इसकी खोज किया था। 4 उपग्रह जो जुपिटर के हैं, बृहस्पति के हैं, आपका आर्यो क्रेस्टा, गैनीमेडा, एक और उपग्रह नाम उसका नहीं याद मुझे आ रहा है, उसको गैलीलियो उपग्रह के नाम से भी जानते हैं आप। दूसरी चीज आप जानिएगा कि ये बात की जो 4 उपग्रह आपके जो है, बृहस्पति, 9 बजे शनि, हेलो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 उपग्रह जो है ये थोड़ा सा मतलब इसे क्या कि एक इनका निर्माण जो हुआ है, शुरुआत में जो इनका निर्माण हुआ है ये मजबूत तत्वों से हुआ है, लेकिन बाद के 4 जो आपके हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनका निर्माण जो धूल करोड़ और थोड़ा सा मतलब संगठित बढ़िया से नहीं है लोग, मतलब थोड़ा सा इनके तत्व दूर दूर बिखरे हुए हैं, मतलब मजबूत नहीं है। और इन सभी ग्रहों के चारों तरफ बलय मिलती है, मुख्य रूप से बलय आपको यहाँ पे शनि में दिख रही होगी, और शनि को लेकर पूछता भी है। शनि में बलय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन बाकी में ग्रहों में बलय थोड़ा सा कम दिखाई पड़ती है। देखिए बलय यहाँ भी दिख रही है आपको, है वरुण में भी, तो बलय सब में है, लेकिन किसी में निश्चित है, किसी में निश्चित नहीं है। ये भी जानिएगा कि लाल रंग के तूफान बृहस्पति में कई हजार सालों से आ रहे हैं, दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, ये लगातार हवाएं यहाँ पे इसे क्या हो रही हैं,
लगातार हवाएं यहाँ पे घूम रही हैं। और बृहस्पति के पास स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसीलिए इसको जो है कि तारा सदृश ग्रह के नाम से भी इस बृहस्पति को जानते हैं, तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है एक विशेष प्रकार की जो शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उसकी चुंबकत्व शक्ति इसके पास है। तारा सदृश ग्रह भी है। सबसे बड़ा ग्रह इसका जो है बृहस्पति है। बृहस्पति के अंदर जो है 1300 पृथ्वी बृहस्पति के अंदर समा सकती है। बृहस्पति के अंदर जो है 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसके अंतर्गत अगर पृथ्वी को थोड़े अलग अलग भाग करें इसके हम जो है तो 1300 पृथ्वी इसके अंदर समा जाएगी बृहस्पति के अंतर्गत। ये जानिएगा गैनीमेडा का जो आकार है मरकरी से बड़ा है। जो मरकरी आपका बुध यहाँ पे है, बृहस्पति का जो उपग्रह है उसका आकार भी मरकरी से बड़ा है। मतलब सोचिए कितना ज्यादा मतलब कितना बड़ा उपग्रह है ये। मतलब गैनीमेडा का आकार मरकरी से बड़ा है, यहाँ से जानना आपको, इतना मतलब बड़ा उसका आकार है गैनीमेडा का। मतलब मरकरी से भी बड़ा है उपग्रह, जो ग्रह है उससे बड़ा उसका उपग्रह है। तो परीक्षा में कई किताबों में दुविधा में दिया हुआ, कहीं पर शनि का उपग्रह ज्यादा दिया, कहीं पर बृहस्पति का उपग्रह ज्यादा दिया हुआ। लेकिन आपको दिमाग को फिट रखना पूरी तरह से, शनि के सबसे अधिक उपग्रह। परीक्षा में कई प्रश्न आपके आए, शनि के उपग्रह को आप सबसे अधिक उपग्रह सिद्ध करेंगे, परीक्षा में जवाब देंगे यही सही आपका है। परीक्षा में कई बार इसी को सही किया गया है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। आपका कौन है? उसका नाम याद नहीं आ रहा है। टाइटन है, टाइटन शायद इसका उपग्रह है शनि का। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का टाइटन है। तो थोड़ा टाइटन के बारे में परीक्षा में कई बार प्रश्न दिया टाइटन को लेकर के है। और उपग्रहों की संख्या कहीं पर 32, कहीं पर 27 करके देता है। तो 27 जो है मान्य है। इसका तो कहीं कहीं 64-65 दिया हुआ है जुपिटर का, मतलब बृहस्पति। तो दोनों बातें दुविधा में, कहीं 64 देता कहीं 65, लेकिन मान्य रूप से जो मान्य है, जिसको मान्यता मिल गई है वो 26 या 27 ही है शनि के। और सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है यहाँ पे? शनि। और चलिए ठीक है, तो समय ज्यादा हो गया है। फिर हमारे यहाँ बरसात हो रही, कोई समस्या नहीं, लेकिन कुसुम को विद्यालय जाना है, तो मैं इसको बंद करता हूँ यहीं पे। अब 2 उपग्रह बचे आपके थे, इसको हम कल चर्चा कर लेंगे इस पे। और या शाम को चर्चा पुनः हो जाएगी, जो बचे हुए उपग्रह जो आपके यहाँ पे है। शाम को चर्चा पुनः हो जाएगी। क्लास मेरी शाम को रहेगी 5 बजे, 4 बजे से कर लेता हूँ। क्लास हमारी शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में रहेगी। चलिए ठीक है, तो क्लास को मैं बंद करता हूँ। चलिए पुनः आज कक्षा से जो भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों का भाई बहुत बहुत आभार। और क्लास को मैं ही बंद करता हूँ।